स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट जून 2024 के लिए। हम हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। हमने सभी यूनिट के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। तो देखिए, जून 2024 का जो भी एग्ज़ाम है बहुत ही जल्दी होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी में कोई कसर मत छोड़िए। और जल्दी तैयारी करने के लिए, कम समय में तैयारी करने के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, यही दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी का जो समय है आप केवल रिवीजन और प्रैक्टिस सेट पे दीजिए और सबसे ज़्यादा रिवीजन कीजिए, चीज़ों को बार बार देखिए। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को जो कि इस बार एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, इसको देखिए। अंधेर नगरी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक है। इसमें टोटल 6 अंक है। इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया है। अगर आपने भारतेंदु की जो अंधेर नगरी चौपट राजा है, ये जो नाटक देखा होगा या पढ़ा होगा, तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। भारतेंदु ने अंधेर नगरी की रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रचना है जिसको भारतेंदु ने केवल एक रात में की थी। तो भारतेंदु ने अंधेर नगरी चौपट राजा, इसकी जो रचना एक ही दिन में की थी। और अंधेर नगरी के 3 प्रमुख पात्र हैं। पहला है महंत जी, गोवर्धन दास और चौपट राजा। देखिए, इसमें महंत जी हैं, गोवर्धन दास है और एक नारायण दास, जो कि ये तीनों के तीन हैं। महंत जी तो इनके गुरु है गोवर्धन दास और नारायण दास के। और जो चौपट राजा है इसमें हमें देखने को मिलता ही है, अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1881 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक अंधेर नगरी काशी की जानी मानी नाट्य संस्था नेशनल थिएटर, जिसके संरक्षक खुद भारतेंदु थे, की रंग मंडली द्वारा काशी के दशाश्वमेध घाट पर प्रस्तुत किया गया था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ। सबसे पहले काशी में हुआ था, दशाश्वमेध घाट के पास हुआ था। और थिएटर का क्या नाम था? थिएटर का नाम था नेशनल थिएटर। तो नेशनल थिएटर के द्वारा इस नाटक को सबसे पहले खेला गया था। अगर हम और अन्य विकल्प देखें तो विद्या सुंदर, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संस्कृत से अनुदित नाटक है। ये जो विद्या सुंदर नाटक है इनका, भारतेंदु का, ये अनुदित नाटक है। नील देवी की अगर हम बात करें तो नील देवी भी इन्हीं का नाटक है। ये भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है, मतलब यह अनुदित नहीं है। वहीं देखिए, विशस्य विश्वमौषधम, यह भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है। पूछा जाता है कि भारतेंदु के कौन से मौलिक नाटक है और कौन से अनुदित, तो हमें ध्यान करते हुए और चीज़ों को याद करते हुए चलना पड़ेगा। और देखिए, रचना और परिचय अगर हम देखें तो विद्या सुंदर जो है 1867 की रचना है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बांग्ला के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से हुई। तो ये इनका अनुदित नाटक है, ये याद होना चाहिए, 1867। और अगर हम नील देवी की बात करें तो 1881, जो इस नाटक का भी भारत दुर्दशा नहीं, अंधेर नगरी का भी जो समय है वह 1881 ही है। तो यह एक मौलिक नाटक है जिसमें अधर्मपूर्ण युद्ध नीति विलास शासकों के बारे में बताया गया है। वहीं देखिए, विशस्य विश्वमौषधम एक मौलिक नाटक है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की शोषण नीति और भारतीयों की महाशक्ति की मानसिकता पर चुटीला व्यंग किया है। तो यह इनका मौलिक नाटक है, तो और 1876 का है। अगर हम आधे अधूरे नाटक की बात करें तो मोहन राकेश का नाटक है और 1969 ईस्वी का नाटक है। इसमें 3 पात्र हैं तथा 5 पुरुष पात्र हैं। 3 स्त्री पात्र हैं और 5 पुरुष पात्र हैं। इनमें से 4 पुरुषों की भूमिका एक ही पुरुष पात्र निभाता है। जो 4 पुरुष पात्र है उसकी भूमिका एक ही पुरुष पात्र निभाता है, मतलब 5 रोल अकेला आदमी ही करता है। और देखिए, नाटक के प्रमुख पात्र अगर हम देखें आधे अधूरे के, तो सावित्री है जो कि महिला है, गृहिणी है। एक कामकाजी मध्यवर्गीय शहरी स्त्री, काले कपड़ों वाला पुरुष 4 पुरुषों में
उसका मतलब 4 पुरुषों का रोल करता है। पहला महेंद्रनाथ जो कि सावित्री का पति है, दूसरा है सिंघानिया सावित्री का बॉस है, जगमोहन, जुनेजा और अशोक। इसमें अशोक है जो कि सावित्री का बेटा है। सावित्री की बड़ी बेटी जो है बिन्नी 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 जो है सावित्री की बड़ी बेटी है। वहीं अशोक देखिए सावित्री का बेटा है और किन्नी जो है सावित्री की छोटी बेटी है। मनोज जो है बिन्नी का पति है और सावित्री का वह एक समय प्रेमी भी रह चुका है। तो इसमें यह पूछा जाता है। और देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की यह रचना है और 1969 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। देखिए, अगर हम इसके विषय की बात करें तो इसमें हरिवंश राय बच्चन ने बचपन के चित्र प्रस्तुत किए हैं। ठीक है। और देखिए, सौंदर्य की नदी नर्मदा, रचनाकार इसके हैं अमृतलाल बेगड़। देखिए, अमृतलाल नागर होगा, ये बेगड़ मेरे ख्याल से गलत लग रहा है। और प्रकाशन वर्ष है इसका 1992 ईस्वी। अगर हम विषय देखें तो इसमें है नर्मदा नदी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वहीं देखिए, रचना और उसकी विधि, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो रचना है आत्मकथा है और हरिवंश राय बच्चन की यह रचना है और 1969 में इसका प्रकाशन हुआ है। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्त है और रांगे राघव एक अंतरंग ये जीवनी विधा की रचना है। और क्षण बोले कण मुस्काए रिपोर्टार्ज विधा की यह रचना है। तो ये विधाएं पूछी जाती है। मिलान में ये प्रश्न ज़्यादातर आते हैं, तो आप इनको देखते जाइए और दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए। और देखिए, हरिवंश राय बच्चन की अगर हम कृतियों की देखें तो इन्होंने अपनी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित की है। तो इनकी जो आत्मकथा है उसको 4 भागों में इन्होंने बांटा है। पहले भाग का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा जो कि 1969 की रचना है। नीड़ का निर्माण 1971 ईस्वी की रचना है। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी की रचना है। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी की रचना है। तो 4 भागों में हमें हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा देखने को मिलती है। और ये चारों भाग जो हैं पूछे जाते हैं कि कौन सा भाग किस वर्ष में प्रकाशित हुआ है, तो मिलान के लिए आएगा। तो आप इसको ध्यान में रख लीजिए। और देखिए, रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, रचनाकार इसके हैं सुलोचना रांगे और प्रकाशन वर्ष है इसका 1997 ईस्वी। अगर हम विषय की बात करें तो इसमें रांगे राघव की जीवन की झलक दर्शाई गई है। तो इसमें जीवन की झलक दर्शाई गई है। वहीं देखें, क्षण बोले कण मुस्काए, तो रचनाकार हैं इसके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रकाशन वर्ष देखें तो 1953 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगर हम इसका विषय देखें तो इसमें 25 रिपोर्टार्ज संकलित हैं। कवित्व, कैमरा और इतिहास की त्रिवेणी है। घटनाओं के माध्यम से राष्ट्र व लोक जीवन को दर्शाया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर संकलित हैं। और देखिए, हिंदी की कुछ आत्मकथाओं की अगर हम बात करें तो आत्मकथा, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार, तो इन तीनों को देखते हैं। तो आत्मनिरीक्षण जो आत्मकथा है 1958 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है और रचनाकार हैं इसके सेठ गोविंद दास। अपनी खबर 1960 ईस्वी की रचना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। सहचर है समय 1991 ईस्वी की रचना है। रामदरस मिश्र की रचना है। अर्धकथा 1988 ईस्वी की रचना है। नगेंद्र की रचना है। तो ये देखिए, ये मिलान में सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इनको प्रकाशन वर्ष, रचनाकार का नाम और आत्मकथा ये तीनों ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रकाशन वर्ष के साथ पूछा जाएगा। अगर हिंदी के कुछ यात्रा वृत्तांतों की बात करें तो यात्रा वृत्त, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार को देखें तो हमारी जापान यात्रा 1931 ईस्वी की रचना है और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी की रचना है। राहुल सांकृत्यायन इसके लेखक हैं। पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी की रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी की रचना है। अज्ञेय की रचना है। तो ये सारे यात्रा वृत्तांत जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांतों में इनका नाम जो है, मतलब ये सारे महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है, ये पूछे जाते हैं। हिंदी की कुछ जीवनियाँ हैं जो कि अक्सर मतलब बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी हैं, तो इनको देख लेना ज़रूरी है।
बाबू बाबू राधा कृष्ण दास 1913 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। वहीं देखिए बापू 1940 ईस्वी की रचना है, घनश्याम दास बिड़ला की रचना है। स्टालिन 1954 ईस्वी की रचना है, राहुल सांकृत्यायन की रचना है। अकाल पुरुष गांधी 1968 ईस्वी की रचना है और जैनेन्द्र इसके लेखक है। वहीं देखिए मेरी जीवन यात्रा जो रचनाकार है राहुल सांकृत्यायन है, विधा जो है आत्मकथा है, प्रकाशन वर्ष जो है 1946 ईस्वी की है। मेरा जीवन संघर्ष, देखिए मेरा जीवन संघर्ष जो है स्वामी सहजानंद की आत्मकथा है, विधा जो है आत्मकथा विधा है और इन्होंने ही लिखा है। तो देखिए और इस क्या भूलूं क्या याद करूं, यह भी आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की और 1969 में इसका प्रकाशन हुआ है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है और 2001 में इसका प्रकाशन हुआ। देखिए जितने भी 1950 के बाद के रचनाकार हैं, वह कविता में हो या उपन्यास हो या मतलब जितने भी कहानी रचनाकार हैं 1950 से 2020 तक के जितने भी रचनाकार हैं, ये सारे के सारे यूजीसी नेट के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड देखा जा रहा है वह देखा जा रहा है कि आधुनिक रचनाकारों को अधिक पूछा जा रहा है, उनसे प्रश्न ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। तो आप आधुनिक रचनाकारों को अधिक देखिए, उनको बार बार देखिए और रिवाइज कीजिए, उन्हीं से प्रश्न आने की संभावनाएं जो है सबसे अधिक होती है। और 70 क्वेश्चन जो हैं उन्हीं से बनाए जाते हैं, बाकी 30 क्वेश्चन जो है हर यूनिट में थोड़ा थोड़ा बनाया जाता है। और देखिए हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है 1907 में हुआ था और 2003 में इनकी मृत्यु हो गई। हरिवंश राय बच्चन जो है अमिताभ बच्चन के पिता का नाम है और अमिताभ बच्चन जो है इन्हीं के पुत्र हैं। देखिए आत्मकथा के 4 भाग, जैसा कि अभी हमने देखा था, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो ये चारों के चारों भाग जो हैं पूछा जाता है इनकी डेट के साथ, तो ये चारों के चारों आप याद कर लीजिए। और देखिए मेरा जीवन संघर्ष रचनाकार है स्वामी सहजानंद, आत्मकथा और क्या भूलूं क्या याद करूं रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। देखिए कुछ चीज़ें जो हैं रिपीट हो गई हैं तो उनको आप ध्यान मत दीजिए और दूसरी चीज़ों को देखिए। हरिवंश राय बच्चन, इन्हें हिंदी में हालाबाद का प्रवर्तक माना जाता है। हाला का मतलब होता है शराब, और इन्होंने शराब और शराबी से संबंधित इतने काव्य लिखे हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा और उत्कृष्ट दर्जे के काव्य लिखे हैं, तो इन्हें हालाबाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें प्रेम व मस्ती की काव्य रचनाएं की हैं, प्रेम और मस्ती की काव्य रचनाएं की हैं, जैसे कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, इस प्रकार की रचनाएं जो हैं सारी की सारी हरिवंश राय बच्चन की हैं और ये सारी की सारी जो है शराब से संबंधित रचनाएं हैं। देखिए जैसे कि मधुशाला जो है 1935 ईस्वी की रचना है, मधुबाला 1936 ईस्वी की रचना है, मधुकलश 1937 ईस्वी की रचना है, निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी की रचना है, एकांत संगीत 1939 ईस्वी की रचना है, सतरंगणी 1945 ईस्वी की रचना है, बंगाल का अकाल 1946 ईस्वी की रचना है। तो ये सारे सारी जो रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की हैं और इनके जो डेट हैं वह भी आप याद कर लें, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष कब है, और प्रकाशन वर्ष तो याद होना ही चाहिए। अगर देखें हम हरिवंश राय बच्चन के जन्म, तो हमने ऊपर देखा और ये सारे पॉइंट्स, कुछ पॉइंट जो है रिपीटेड हो गई है, तो आप इनको छोड़ दें और दूसरी चीज़ों को देखते हैं। निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा का जो समय है 3 अप्रैल 1929 को इनका जन्म हुआ और 25 अक्टूबर 2005 को इनका निधन हो गया। परिंदे जो कि इनका कहानी संग्रह है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कहानी संग्रहों में से एक है और इसी में कहानी है परिंदे। परिंदे से प्रसिद्धि पाने वाले निर्मल वर्मा की कहानियाँ अभिव्यक्ति और शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ समझी जाती हैं। और देखिए उनका अंतिम उपन्यास 1990 में प्रकाशित हुआ था और अंतिम अरण्य इनकी जो थी लास्ट रचना मानी जाती है। वहीं देखिए निर्मल वर्मा को मूर्ति देवी पुरस्कार 1995 में मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985 ईस्वी में मिला और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो निर्मल वर्मा को
बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य का सबसे उच्च कोटि का पुरस्कार माना जाता है और वह भी इनको प्राप्त है। देखिए ये पुरस्कार जो हैं पूछे जाते हैं कि पुरस्कार जो है कब मिला है किस व्यक्ति को, तो रचनाकार को। तो ये जो रचनाओं के साथ पुरस्कार मिले हैं आप इनको याद कर लीजिए। वहीं देखिए निर्मल वर्मा को सन 2002 में भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और उपन्यास और रचना वर्ष अगर हम देखें तो उपन्यास है वे दिन 1964 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। लाल टीन की छत 1974 ईस्वी की रचना है और एक चिथड़ा 1979 ईस्वी की रचना है। निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह निम्नलिखित है। देखिए कहानी संग्रह देखते हैं निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह और उनका समय। तो परिंदे जो है 1960 की इनकी कहानी संग्रह है परिंदे। जलती झाड़ी 1965 की है। पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी की। और बीच बहस में 1973 ईस्वी। और कौवे और काला पानी 1983 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है। सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है इसका। और निर्मल वर्मा जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाकार है और इनका जो परिंदे संग्रह है कहानी संग्रह ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक कहानी संग्रह है। तो आप इन कहानी संग्रहों को देख लेना और इन कहानी संग्रह में कौन कौन सी कहानियाँ हैं हो सके तो आप इसको भी देख लेना। देखिए परिंदे जो कहानी संग्रह है इसका प्रकाशन वर्ष 1960 है, तो आप इसको याद कर लीजिए निर्मल वर्मा से। और उपन्यास और रचना वर्ष देखें तो ये हमने देखा अभी ऊपर। और देखिए फिर चीज़ें रिपीट हो गई हैं तो इसको हम छोड़ देंगे। यात्रा वृत्तांत और रचना वर्ष चीड़ों पर चांदनी, जो चीड़ों पर चांदनी है 1962 ईस्वी की रचना है। और हर बारिश में 1970 ईस्वी की रचना है। धुएं से उठती धुन 1996 ईस्वी की रचना है। अगर हम निबंध और रचना वर्ष देखें तो शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी की रचना है। कला का जोखिम 1981 ईस्वी की रचना है। ढलान से उतरते हुए 1987 ईस्वी की रचना है। और भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991 ईस्वी की रचना है। इतिहास स्मृति 1991 ईस्वी की रचना है। आदि अंत और आरंभ 2001 ईस्वी की रचना है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं आप याद करने की कोशिश कीजिए। सर्जना पथ के सहयात्री 2005 ईस्वी की रचना है। तो देखिए इनमें इतने सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि मिलान वाले क्वेश्चन जो है इससे आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो आपके जो 5 प्रश्न है इसी से बनने की संभावना है। और इस यूनिट को मतलब इस वीडियो को आप इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और इसको रिवाइज़ कीजिए ताकि ये जो प्रश्न इसमें सबसे ज़्यादा बनने की संभावना है, मतलब जितने भी आपको तथ्य दिखाए गए हैं उन तथ्यों में से कम 10 या 12 प्रश्न तो इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो आप इस तथ्यों को तैयार कर लीजिए और हो सके तो इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिए। और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, जाकि जो एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह आप देख के और उनको रिवाइज करके मतलब प्रश्नों को सही तरीके से हल कर सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसके अगले श्रृंखला में, जब तक के लिए धन्यवाद।